हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं कराऊंगा भाई आपको एक्सरसाइज 2। जी हाँ, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा था। पहला एक्सरसाइज था डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर और ये दूसरा एक्सरसाइज शुरू होने वाला है आज। पार्ट 1 में आपको कराऊंगा और ये डिपेंड है इनवर्स प्रोपोर्शन पर। जी हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया है, उस पर एक्सरसाइज भी कर ली है। इनवर्स प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया है, उस पर एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी जहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में आपको समझाया गया था, जा करके देख लीजिएगा। ऑल राइट, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम करते हैं A1/B1 इक्वल टू A2/B2, क्योंकि वहां पर रेशो कांस्टेंट होता है। और इनवर्स के लिए हम करते हैं A1/B1 इक्वल टू A2/B2, यहां पर प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। X1/Y1 इक्वल टू X2/Y2, ये भाई इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये केस है। इनवर्स के लिए करते हैं हम ये। तो आज हम यही करेंगे भाई, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन पर ही एक्सरसाइज होने वाली है और एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा कि ये इनवर्स है या डायरेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स कौन सा होता है और डायरेक्ट कौन सा होता है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, साथ में दूसरी भी बढ़ रही है। एक घट रही है, साथ में दूसरी भी घट रही है, तो डायरेक्ट का केस होगा। एक बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, या एक घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो इनवर्स का केस होगा। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया था कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में। नहीं देखी वीडियोस तो जाकर के देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए भाई, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं आज। क्वेश्चंस कर लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की, सॉरी नॉट डायरेक्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन की क्वेश्चन कर लेते हैं भाई आज। तो देखिए, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको बताना है कौन सा इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में कब होगा? जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या फिर एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है? एक ए बढ़ रही है तो बी घट रही है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल, करेक्ट। ए घट रही है, बी बढ़ रही है, तो ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। चलिए बॉस, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो पहला पार्ट देखते हैं भाई। The number of workers on a job and the time to complete the job. Number of persons on a job. भाई कोई काम है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, कोई वर्क है, कोई जॉब है, कोई काम है। जैसे कि कोई वॉल आपको बनानी है, कोई वॉल ही बनानी है सपोज, करेक्ट। अगर वॉल को बनाने के लिए 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वॉल को बनाने के लिए 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो वॉल 1 दिन में बन गई, चलिए 2 दिन लिख लीजिएगा, वो वॉल 2 दिन में बन गई। 3 वर्कर्स ने मिलकर बनाई, 2 दिन में वॉल बन गई। अगर मैं वर्कर्स बढ़ा दूं, अगर मैं वर्कर्स 6 कर दूं, देखो भाई 3 वर्कर्स काम कर रहे थे तो 2 दिन लगे। अगर मैं 6 वर्कर कर दूं, वर्कर की क्वांटिटी डबल कर दूं, वर्कर की क्वांटिटी डबल कर दूं, नंबर ऑफ वर्कर्स डबल हो गए। पहले 3 वर्कर काम कर रहे थे, अब 6 वर्कर काम कर रहे हैं, तो काम जल्दी होगा या देर से होगा? नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज घटेंगे या नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे? सोचिए और बताइए। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए। ऑल राइट, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सोचिए। जी हाँ, टाइम कम लगेगा। ज्यादा लोग काम करेंगे तो वॉल जल्दी बन जाएगी, ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे तो वॉल जल्दी बन जाएंगी, ज्यादा वर्कर तो टाइम कम। जल्दी का मतलब टाइम कम, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो टाइम कम हो गया। ऑल राइट, अगर मैं वर्कर कम कर दूं, अभी 3 वर्कर मिलके 2 दिन में बना रहे हैं, अगर मैं वर्कर 1 कर दूं तो टाइम ज्यादा लगेगा, वर्कर्स कम हो जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा भाई। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इनवर्सली कब होगा? जब अपॉन में कुछ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये हो गया भाई यस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, ये वाला एक, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमसे पूछा गया कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, तो पहला वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं भाई, सेकंड ऑप्शन नहीं, सेकंड पार्ट देखते हैं। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी,
किसी जर्नी में टाइम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। भाई स्पीड यूनिफॉर्म है, ध्यान से देखिए, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, क्वांटिटी हमारी कौन सी है, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। स्पीड सेम है, स्पीड की बात नहीं हो रही, स्पीड सेम है। ऑल राइट, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, अगर आपको दूर जाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है। स्पीड बराबर है, स्पीड सेम चल रही है, ज़्यादा दूर जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा देर तक चलोगे ज़्यादा दूर पहुंचोगे। तो भाई डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब? जब स्पीड सेम होती है। तो यहां पर सेम वर्क है, सेम वर्क के लिए है ये सेम स्पीड के लिए है। ऑल राइट, तो भाई ये नहीं होने का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होने का, हमने क्रॉस लगा दिया इस पर। ऑल राइट, चलिए भाई नेक्स्ट केस देख लेते हैं। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, भाई जितनी लैंड होगी उतना ज्यादा आपको क्रॉप मिलेगी, जगह कम होगी, जमीन कम होगी तो क्रॉप आपको कम मिलेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। ऑल राइट, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होने का। करेक्ट, ये दोनों क्रॉस हो गए भाई, यहां पर टिक हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड। भाई फिक्स जर्नी मतलब डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल के लिए सपोज ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। ऑल राइट, और ये आपका घर है भाई, ये आपका घर है, होम है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सपोज 6 किलोमीटर है, सपोज 6 किलोमीटर है। घर से स्कूल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑल राइट, अगर आप बहुत तेज तेज स्कूल जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, यस और नो? सर अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर आप बहुत हल्के स्पीड से जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आपको लेट हो जाता है स्कूल से तो आप तेज़ी से जाते हो या हल्के जाते हो? सर जब हम लेट हो जाते हैं तो बहुत तेज़ी से जाते हैं, लेट हो गए मतलब टाइम कम बचा है, तो तेज़ी से जाओगे तो कम टाइम में पहुंच जाओगे, तेज़ी से जाओगे तो कम टाइम में पहुंच जाओगे। तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी हाँ, तो ये हो गया टिक। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वन, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। सपोज दैट कोई कंट्री है, सपोज दैट कोई कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन बस, ध्यान से देखिए, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 6 है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, एक कंट्री है उसमें बस 6 ही लोग हैं, आप ये मान लो। तो एक के हिस्से में कितनी लैंड आएगी भाई? एक के हिस्से में बराबर, चलिए 9 कर दीजिए, अब जब हो ही गया तो सपोज दैट 9 लोग हैं, एक के हिस्से में कितनी लैंड आएगी? सर एक के हिस्से में ये लैंड आएगी, ये वाली, क्योंकि 9 पूरी कंट्री में 9 लोग हैं तो हर एक के हिस्से में इतनी लैंड आ रही है ये। ऑल राइट, बात समझ में आई? ये पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, पॉपुलेशन 9 है, एक के हिस्से में ये आ रही है। अगर मैं पॉपुलेशन बढ़ा दूं, अब लैंड तो उतनी रहेगी, कंट्री का साइज तो बड़ा होगा नहीं, कंट्री के जो वो है एरिया है उसका साइज तो बड़ा होगा नहीं। अगर मैं कर दूं भाई 12 लोग, क्या कर दूं मैं? 12 लोग, 12 लोग अगर मैंने कर दिए तो 12 लोग अगर मैंने कर दिए तो मुझे ऐसा करके 4 लाइन खींचनी पड़ेंगी। ऑल राइट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर एक के हिस्से में लैंड कम हो गई। पहले कितनी थी? पहले बॉस यहां से यहां तक थी, देखिए ध्यान से, पहले ये पूरा था और अब बस ये बचा है, कम हो गई। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो एरिया पर पर्सन कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों, जी हाँ, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बिल्कुल? पॉपुलेशन ऑफ कंट्री
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। आपको बस बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, दैट्स इट। आप इस तरह से ये सिंबल से आप बता सकते हैं। नोट इट डाउन, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजन में ये सिंबल आप ऐसे दे सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ऑल राइट, ये फर्स्ट का सेकंड का रीजन है और ये फोर्थ का रीजन है, ये वाला थर्ड का और फिफ्थ का रीजन अपने आप दीजिएगा। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इन अ टेलीविजन गेम शो the prize money of 1 lakh 1 2 3 4 5 जी हाँ 1 lakh is to be divided equally amongst the winners। all right, कोई टेलीविजन गेम शो है, प्राइज मनी 1 लाख है, 1 लाख रुपया डिवाइड करना है विनर्स में। जितने भी विनर्स है सब में 1 लाख रुपया डिवाइड करना है, 1 लाख रुपए डिवाइड करने हैं। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। भाई ध्यान से बात सुनिए मेरी, आप छोटी सी बात सुनिए। प्राइज मनी मान लो 1 लाख, मान लो क्या है 1 लाख, प्राइज मनी 1 लाख है, प्राइज मनी 1 लाख है। आप कॉमन सेंस वाली बात समझिए, प्राइज मनी 1 लाख है और 2 विनर है, 2 विनर है, तो हर एक को कितना मिल जाएगा सर? 50,000 एक को, 50 के और 50,000 एक को। यस और नो? के मतलब 1000, 50,000 एक को, 50,000 एक को। अगर विनर हो गए भाई 4, अगर विनर हो गए 4, अमाउंट कितना है 1 लाख, 4 लोगों में डिवाइड करना है सर। 4 अगर हो गए तो 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। अगर भाई विनर 4 हो गए तो 25,000 4 लोगों में बटेगा। बात समझ में आ गई? 25,000 4 लोगों में बटेगा। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? जी हाँ। नंबर ऑफ विनर्स बढ़ गए, 2 विनर थे तो 50,000 मिल रहे थे एक को। अब 4 विनर हो गए, नंबर ऑफ विनर बढ़ गए तो प्राइज मनी कम हो गई। टोटल प्राइज मनी वही है लेकिन इंडिविजुअल को कम कम मिलेगी। तो भाई ये कौन सा केस हो गया? ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस। ऑल राइट, बात समझ में आ गई? तो भाई क्वेश्चन को करेंगे अब हम सॉल्व, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया है। टेबल बनी हुई है, 1 विनर होगा तो 1 लाख, 2 विनर होंगे तो हर एक को 50,000, 4 विनर होंगे तो कितने होंगे? 5 विनर होंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 8 विनर होंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 10 विनर होंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? 20 विनर होंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? चलिए बॉस, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जल्दी से टेबल को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। ऑल राइट, जल्दी से टेबल को कंप्लीट करते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड जल्दी से खोल लेते हैं। हमने खोल लिए भाई। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, वहां पर स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने यहां पर ये कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, करेंगे सॉल्व, एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन? ये टेबल गिवन है, ये वाली टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विनर्स वाली। ऑल राइट, चलिए मैं टेबल बनाता हूं एक बेहतरीन सी। वन टू थ्री फोर 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑल राइट, तो ये कितने हो गए? 2, 4, 1 2 3 4 5 6 और बॉस एक ये हो गया इधर 7। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके समझ में आ रही होगी सारी बात। स्टूडेंट्स देखिए, 2 बार टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 2 बार? एक बार लास्ट में बनाएंगे। नहीं समझ में आया सर 2 बार कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बेटा। नंबर ऑफ विनर, प्राइस फॉर ईच विनर,
ठीक है। नंबर ऑफ विनर, प्राइस फॉर ईच विनर, नंबर ऑफ विनर्स, प्राइस, नंबर ऑफ विनर एंड प्राइस फॉर ईच विनर इन रुपीज, प्राइस फॉर ईच विनर, प्राइस फॉर ईच विनर। ऑल राइट, ये रुपीज में है, अंडरस्टूड है। यहां पर स्पेस थोड़ी कम है वरना मैं लिख देता है यहां पर। ऑल राइट, ब्रैकेट में आप लिख लेना रुपीज, सर लिखकर ही दिखा दीजिएगा। लो भाई छोटा छोटा लिख देता हूं, प्राइस फॉर ईच विनर। ऑल राइट, रुपीज में है ये, दैट्स इट। अच्छा भाई अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ विनर 1 तो मिला 1 लाख, हर एक को 1 लाख मिल जाएंगे क्योंकि टोटल प्राइज मनी 1 लाख थी। अगर नंबर ऑफ विनर 2 हो गए तो हर एक को मिल रहा है 50,000। ये गिवन है भाई, मैं अपना दिमाग नहीं चला रहा हूं। दिमाग अगर चलाना हुआ तो मैं 4 के लिए 25,000 कर दूंगा तुरंत, लेकिन मुझे दिखाना है लिख करके। ऑल राइट, बस ये हमारे पास भाई गिवन था। और 4, 5, 8, 10, 20 गिवन नहीं है। 4, 5, 8, 10, 20 गिवन नहीं है। 4, 5, 8, 10, 20। इसको मैं कह रहा हूं x1, x2, x3। इसको मैं कह रहा हूं बच्चों x3, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कह रहा हूं x3, x3, x4, x5, x6, x7। ऑल राइट, इसको मैं कह रहा हूं x2, इसको मैं कह रहा हूं x1, y1, y2, y3, ये y4, ये y5, ये y6 और ये y7। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या किया मैंने भाई, मैंने इनको x3, x4, x5, x6, x7 मान लिया क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे ये फिल करनी है टेबल। अब मैं जब इनकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा एक बार और से ये टेबल बनाऊंगा और वहां पर ये वैल्यूज पुट करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, पहले हम टेबल फाइंड कंप्लीट करेंगे। फाइंड वेदर प्राइज मनी गिवन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली, ये हमने बता दिया आपको, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल राइट, एक बार हम मैथमेटिकली बताएंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑल राइट, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले मैं आपको बता चुका हूं, एक बार हम दोबारा से बताएंगे कि ये क्या है मैथमेटिकली। करेक्ट, बस यही पूछा गया है। चलिए भाई, टेबल को पूरा करना है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको जब क्वेश्चंस कराए थे पिछली वाली वीडियो में, मतलब किसमें, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, जहां पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जहां पर आपको पढ़ाया गया था इनवर्स प्रोपोर्शन, उसमें मैंने क्या कहा था भाई, टेबल बनाओ। देखो क्या कहा गया था, टेबल बनाएंगे, 2 पैरामीटर, 4 चीजें, 4 में से कोई 3 गिवन, चौथी फाइंड हो जाएगी। ऑल राइट, अब बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां पर वर्क करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। आपको फाइंड करना है पहले फॉर x3, आपको पहले x3 फाइंड करना है, तो हेडिंग बनाई आपने x3 फॉर x3। तो x3 जब आपने हेडिंग बनाई तो आपको एक चीज तो लेनी पड़ेगी, ये वाली, बिल्कुल क्लियर है। एक चीज तो आपको लेनी पड़ेगी ये, मतलब ये वाला पार्ट तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। उसके अलावा देखिए 2 चीज हैं, एक गिवन है, एक अननोन है। उसके अलावा आपको एक और ऐसा बॉक्स पकड़ना पड़ेगा जहां पे 2 चीजें गिवन हो, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, इट्स अप टू यू। तो भाई मैं ले रहा हूं ये वाला क्योंकि यहां पर 1 है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने इन दोनों को हाईलाइट किया, आप हाईलाइट करें या ना करें, इट्स अप टू यू, आप क्या ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए y1 x1 इक्वल टू y3 x3, बात समझ में आ गई। y1 x1 इक्वल टू y3 x3, ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने ऐसा किया। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने ऐसा किया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो y1 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 4 इंटू x3। आप 1 इंटू 1 लाख की जगह पर 2 इंटू 50,000 भी ले सकते थे। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। चलिए चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे। ये कितना हो गया, 4 1 जा 4,
425 ज़ा 100, 0 0 0 0 0 0, तो x की वैल्यू हो गई भाई 25,000। कौन सा x? x3। x3 हो गया 25,000। अब बात करते हैं x3 की बात हो गई, अब बात करते हैं x4 की। फॉर x4 के लिए भाई एक तो आपको ये लेना पड़ेगा, x4 यहां पर है, 5x4 लेना पड़ेगा एक। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप दूसरा वाला ये वाला पेयर ले लें, 4x3 वाला, 4 नहीं बोलेंगे सॉरी, 4x3 वाला, या फिर 250,000 वाला, या फिर 1 लाख वाला। भाई ये तो कंपलसरी है, ये आपको निकालना है x4, तो 5 इंटू x4 तो आपको लेना ही पड़ेगा। इक्वल टू में 5 इंटू x3 आप ले लो, x3 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, या फिर 2 इंटू 50,000 ले लो, या फिर 1 इंटू 1 लाख ले लो, इट्स अप टू यू। तो जो आप लेना चाहें वो ले लीजिएगा, तीनों सही आंसर सेम आएगा। तो सर मैं ले लेता हूं 2 इंटू 50,000, मतलब ये y2 इंटू x2। ये आप पर डिपेंड करेगा आप क्या ले रहे हो, y2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 50,000, 5 इंटू x4। ऑल राइट, 5 1 5, 5 1 5, 0 0 0 0, करेक्ट। ये हो गया भाई 20,000। x4 की वैल्यू हो गई 20,000। x3 आ गया, x4 आ गया, x5, x6, x7, करेक्ट। चलिए थोड़ी सी स्पेस इधर भी है, इधर कर लेते हैं वर्क। x4 हो गया x5 के लिए, 4x5। तो एक बात तो कंपलसरी है, 8y5 इंटू x5 आपको लेना पड़ेगा, y5 इंटू x5, 8 इंटू x5 लिख लो, एक ही बात है। यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं 4, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, या फिर ये इंटू ये आप ले लो, क्योंकि आपके पास x3 x4 की वैल्यू पता है, तो कौन सी आप लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन में भाई ये 4 गिवन थी तो मैं यही ले रहा हूं, 2 इंटू 50,000 ले रहा हूं। 2 इंटू 50,000 का मतलब y2 इंटू x2 ले आप कुछ भी सकते हो, आंसर सेम आएगा। y1 इंटू x1 भी आप ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। y2 है भाई 2 इंटू x2 है 50,000, y5 कितना है भाई, y5 है सर 8, x5 आपको बताना है। ऑल राइट, x5 आपको बताना है, तो 2 1 2, 2 4 8, और 50,000 की 4 से कर दो डिवाइड, आपको मिल जाएगा x5। 50,000 की 4 से डिवाइड करोगे तो 12,500, जी हाँ, 50,000 की आप 4 से डिवाइड करोगे तो 12,500 रुपए। अगर 5 लोग हो गए तो एक को मिलेंगे 12,000, नहीं अगर कितने भाई, हाँ 5 लोग अगर हो गए तो एक को मिलेंगे 12,000, नहीं 5 नहीं भाई 8, 5 लोग का तो यहाँ हो गया था, 8 लोग अगर हो गए तो एक को मिलेंगे 12,500 रुपए। बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 5 लोग होंगे तो एक को 20,000, और अगर 8 लोग हो गए तो 12,500 रुपए मिलेंगे हर एक को। तो भाई अब स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट, x3 के लिए वर्क हुआ, x4 के लिए वर्क हुआ, x5 के लिए वर्क हुआ, x6 x7 के लिए वर्क भी अभी होगा भाई, x6 और x7 के लिए वर्क भी अभी होगा, आप इसको नोट करिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं रब कर देता हूं। x4 x3 x5 की वैल्यू ध्यान रखिए, x3 x4 x5 की वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। ऑल राइट, मैं कर देता हूं बाकी चीजें रब, ये वैल्यूज थोड़ी ऊपर रख रहा हूं मैं ताकि मैं भूलू ना। ऑल राइट, बाकी चीजें मैं रब कर दूंगा भाई, मुझे बाद में एक टेबल बनानी है जहां पर मुझे वैल्यूज पुट करनी है इन सब की, करेक्ट स्टूडेंट्स, इसलिए वैल्यूज में इधर रख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए बाद में जब टेबल बनेगी। ओके किड्स, अब मैं इसको कर रहा हूं रब। अभी हमें दो वैल्यूज और फाइंड करनी है, स्टूडेंट्स। तो x5 तक हो गया, x6 की बात कर लेते हैं, 4x6 के लिए
x6 के लिए 10 इंटू x6 तो आपको करना ही पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, ये इंटू ये कर लो, 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 या ये इंटू ये कर लो, इट्स अप टू यू। तो मैं 10 को देखते हुए ये कर लेता हूं, 1 इंटू 1 लाख। ऑल राइट, 0 से 0 कैंसिल हुआ, हर एक को मिलेंगे भाई 10,000 रुपए। अगर 6 विनर्स हैं तो हर एक को मिलेंगे, सॉरी 10 विनर है, अगर हर एक को मिलेंगे 10,000 रुपए। ये 10 विनर, y6 मतलब 10, अगर 10 लोग हैं तो हर एक को मिलेंगे 10,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं फॉर 20 मतलब फॉर x7, करेक्ट, फॉर x7 तो 20 इंटू x7 यहां पर 1 इंटू 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख, क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, x7 हो गया 10,000 डिवाइड बाई 2 5,000, हर एक को मिलेंगे 5,000। ऑल राइट, अब देखिए 1 लाख थे, फिर 50,000 हुए, फिर 25,000 हुए, ऑल राइट, नहीं 20,000 हुए, फिर 12,500 हुए, कम होते जा रहे हैं, विनर्स बढ़ते जा रहे हैं, विनर्स बढ़ते जा रहे हैं, और प्राइस पर पर्सन कम होता जा रहा है, प्राइस फॉर ईच विनर कम होता जा रहा है। ऑल राइट, देखिए x1 कहाँ है, x1 x2 तो ये रहा, x3 x4 x5 x6 x7, 25,000 20,000 12,500 10,000 5,000 कम होता चला जा रहा है ना, प्योर केस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इसको आप जल्दी से नोट करिएगा। ऑल राइट, क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट करिएगा। उसके बाद टेबल एक बार फिर से हमें बनानी पड़ेगी, ये एक बार टेबल फिर से बनानी पड़ेगी जहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्लियर है। ऑल राइट, अब देखिए भाई इसके बाद वाला वर्क, इसके बाद आपको ये टेबल फिर से बनानी पड़ेगी। आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ऑल राइट, देयरफॉर करके एक बार फिर से आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ऑल राइट, वैल्यूज पुट की जाएंगी इस बार, x3 x4 x5 x6 x7 की हमसे पूछा गया है कि वैल्यू बताइए। चलिए पुट कर देते हैं, x4 की वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू ये रही, x3 यहां पर था, आप क्वेश्चन में देखिए आपके पास लिखा हुआ होगा। ऑल राइट, x3 यहां पर था, x3 की वैल्यू 25,000। ऑल राइट, अब स्पेस थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही से बना लेना भाई, 25,000। ऑल राइट, करेक्ट, 25,000 के बाद x4 कितना हो जाएगा, 20,000। आपको भाई बहुत साफ साफ बनानी है, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, आप साफ साफ बना लेना। 20 के बाद 12,500 और फिर 10,000 और फिर 5,000, ये हो गई भाई टेबल कंप्लीट, करेक्ट। क्वेश्चन में यही बात कही गई थी और ये सब कर दीजिए रब, ये मैंने अपने लिए रखा था ताकि मुझे वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम ना आए। आपने नोट किया है तो आप तो बैक करके देख सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखिएगा क्वेश्चन हो गया है यहां तक, फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर्स डायरेक्टली और इनवर्सली। ये पार्ट हमें बताना है भाई, ये इनवर्सली है या डायरेक्टली, ये पार्ट हमें अभी बताना है, मैथमेटिकली हम बताएंगे। ऑल राइट किड्स, चलिए आप इसको नोट करिएगा इस टेबल को दोबारा से, उसके बाद मैथमेटिकली बताएंगे क्या ये इनवर्सली है क्या ये डायरेक्टली है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमें मैथमेटिकली बताना है, देखिए ध्यान से। सिंस 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 2 इंटू 50,000, 2 इंटू 50,000 करोगे तो 1 लाख आएगा, 1 इंटू 1 लाख करोगे तो 1 लाख आएगा, इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू
25,000 करोगे तो भी 1 लाख आएगा, इसलिए इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू 5 इंटू 20,000 करोगे तो भी 1 लाख आएगा, इसलिए इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू 10 इंटू 10,000 करोगे तो जब भी 1 लाख आएगा, इसलिए इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू एक और इक्वल टू आएगा भाई 20 इंटू 5,000 करोगे तो भी यही आएगा, इक्वल टू सबके इक्वल टू 1 लाख। ऑल राइट, जो कि एक कांस्टेंट है। देयरफॉर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था, x4 y4 x5 y5, 1 2 3 4 5 x6 y6 x7 y7। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है भाई? प्रोडक्ट इक्वल है किसके? 1 लाख के, मतलब कांस्टेंट आ रहा है सबका प्रोडक्ट। ऑल राइट, तो हम क्या कहेंगे भाई, क्या लिखेंगे? वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल इज डायरेक्टली to the number of winner, therefore prize money is directly proportional prize money is directly proportional to number of winners। all right, बात समझ में आ गई? लैंग्वेज यही लिखेंगे, प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली इन और इनवर्सली, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ विनर। स्टूडेंट्स इनवर्सली आएगा, सॉरी फॉर दैट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। प्राइज मनी नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल, वरना भाई चेंज हो जाएगा सेंस। पहले प्राइज मनी लिखा था ना, तो इसलिए वो चेंज हो गया, प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो गया। लेंदी क्वेश्चन है तो लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। अगर 5 मार्क्स में भी आया तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये मार्क एग्जाम में नहीं आता। अगर आया भी तो ये टेबल थोड़ी छोटी होकर के आ जाएगा, मतलब एक बात पूछ लेगा या 2 बात पूछ लेगा, दैट्स इट। ऑल राइट, यहाँ पर बहुत सारी बातें पूछी गई थी, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट किड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है सॉल्व, हमने कर दिया है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान क्या कर रहा है? एक व्हील बना रहा है यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स का यूज करके एक व्हील बना रहा है। यू नो व्हाट आर स्पोक्स? व्हील के अंदर जो लगे हुए होते हैं, साइकिल में ये होते हैं सिल्वर कलर के, और बाइक्स में होते हैं ये ब्लैक, मैट ब्लैक कलर के, ये होते हैं स्पोक्स, इनको कहते हैं स्पोक्स। बात समझ में आई भाई? किस किस ने स्पोक्स देखे हुए हैं, किस किस के माइंड में इमेज आ गई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो रहमान क्या कर रहा है? मेकिंग अ व्हील, व्हील बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। ऑल राइट, ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स, ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स, उसको इक्वल स्पोक्स फिट करने हैं, उसको इक्वल स्पोक्स फिट करने हैं। ऑल राइट, करेक्ट, इस तरह से फिट करने हैं कि एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, एनी पेयर कंसेक्यूटिव स्पोक्स, कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार, 2 एडजेसेंट स्पोक्स के बीच का एंगल, जैसे ये वाला, करेक्ट, स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करके उसकी हेल्प करिए। ऑल राइट, बात समझ में आई? अगर उसे स्पोक्स रखने हैं 4 तो बीच का एंगल हो गया 90,
अगर उसे स्पोक्स रखने हैं एक व्हील में 6 तो 2 के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर उसे स्पोक्स रखने हैं 8 तो 2 के बीच का एंगल कितना होगा? अगर उसे स्पोक्स रखने हैं 10 तो बीच का एंगल कितना होगा? अगर उसे स्पोक्स रखने हैं 12 तो बीच का एंगल कितना होगा? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? सेंटर पे ये सर्कल है, ऑल राइट, ये पूरा सर्कल है, बात समझ में आई? ये देखिए ये सर्कल है, व्हील एक सर्कुलर शेप में है, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, ये एंगल ये होगा भाई कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब 360 डिग्री। अगर आप इस सर्कल के 4 पार्ट करोगे तो हर एक एंगल हो जाएगा, इक्वल पार्ट करोगे तो 90 90 90 90। अगर आप इसके सिर्फ 2 ही पार्ट करोगे, अगर आप सिर्फ 2 ही पार्ट करोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा है भाई कंप्लीट एंगल। बीच का एंगल 360 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? 360 360 360। अब ध्यान से देखिए, 4 एंगल बनाए तो ये एंगल हुआ, 4 स्पोक बनाए तो ये एंगल हुआ। नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा दिए तो एंगल छोटा हो गया, नंबर ऑफ स्पोक्स और बढ़ा दिए तो एंगल और छोटा हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स और ज्यादा बढ़ा दूं, नंबर ऑफ स्पोक्स और ज्यादा बढ़ा दूं, नंबर ऑफ स्पोक्स और ज्यादा बढ़ा दूं तो एंगल कितना सा बचा सर? अगर नंबर ऑफ स्पोक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो ये बचा, छोटा सा एंगल बचा, ऑल राइट, क्योंकि वो बाकी स्पोक्स ने ले लिया एंगल, क्योंकि उतना का उतना ही है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स अगर बढ़ रहे हैं तो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स कम हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? बात समझ में आई? चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, we know that number of spokes is inversely proportional to consecutive to angle between pair of consecutive spoke, to angle between pair of consecutive spokes। नंबर ऑफ स्पोक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल बिटवीन के। जितने ज्यादा स्पोक्स लगेंगे उतना ही एंगल छोटा हो जाएगा, जितने कम स्पोक्स लगेंगे उतना एंगल बड़ा हो जाएगा। 2 स्पोक लगाइए बस आप, एक, ऑल राइट। अगर आप 2 स्पोक लगाएंगे, देखिए अगर आपने 1 स्पोक लगाया तो एंगल ये आया 180। अगर आपने भाई 4 स्पोक लगा दिए तो 90। स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो एंगल बीच का कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट, तो बात क्लियर है कि भाई वी नो दैट नंबर ऑफ स्पोक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। ऑल राइट, अब अगर ये बात क्लियर है तो आपको पता है अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब 4 इंटू 90 किसके बराबर होगा? 6 इंटू 60 के। 6 इंटू 60 किसके बराबर होगा? x इंटू जो भी ये होगा उसके। ऑल राइट, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इस टेबल को फिर से बनाऊंगा। ऑल राइट, जी हाँ, टेबल को फिर से मैं बनाने वाला हूं। वो लाइन लिखने के बाद जो लाइन मैंने लिखी थी ये बनाई भाई मैंने फिर से टेबल। ऑल राइट, वन टू थ्री फोर 5। ऑल राइट, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 5। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा है नंबर ऑफ स्पोक्स, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स, और इधर लिखा है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स,
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। ऑल राइट, चलिए भाई फिल कर देते हैं इसको। 490 660, 490 डिग्री 660 डिग्री, और पूछा गया है 8 10 12 के लिए। 8 स्पोक्स होंगे, 10 स्पोक्स होंगे, 12 स्पोक्स होंगे, तो दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल कितना होगा। तो भाई हमने मान लिया कितना होगा सर, हमने मान लिया सर ये होगा x3। अगर 10 स्पोक्स होंगे तो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच, दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल x4, और अगर 12 होंगे तो x5, x5 x4 x3, इसको कह दो x2, इसको कह दो x1, इसको कह दो भाई y1, इसको कह दो y2, इसको कह दो y3, इसको कह दो y4, इसको कह दो y5। ये एक फॉर्मेलिटी है, मैंने लेट कर लिया है। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट भाई ये है, किसी तरह से हमें ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम इसको दोबारा टेबल बनाएंगे, दोबारा से यहाँ पर वैल्यूज फिक्स कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही वर्क होगा भाई जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, देख लीजिएगा ध्यान से। फॉर x3, x3 के लिए पहले काम हो रहा है, करेक्ट, x3 के लिए पहले काम हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई 4 × 90, 4 × 90 कर लो, या फिर थोड़ा और फॉर्मेलिटी से कर लो क्योंकि पहले ही वर्क है। y1 × x1, y1 × x1 इक्वल टू y3 × x3, x3 कहां पर है, x3 भाई यहां पर है। तो ये तो मुझे लेना बहुत जरूरी था, ये वाली टेबल तो मुझे लेनी बहुत जरूरी थी क्योंकि मेरा अननोन यहां पर ही आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी ले सकता था, मैं ये भी ले सकता था, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता था इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल में, या इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता था इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल में। ऑल राइट, तो मैंने ये ले लिया, आप ये भी ले सकते हो भाई, क्लियर। y × x1, y1 × x1, y1 है 4, x1 है 90, y3 है 8, x3 नहीं पता, तो बस सॉल्व कर दो इसको। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2, x3 हो गया 45 डिग्री। जी हाँ, अगर 4 स्पोक्स हैं तो 90 आएगा बीच का एंगल, और अगर स्पोक्स डबल हो गए तो ये आधा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो खेल है, ये डबल तो ये आधा, 90 का आधा 45, हमने मैथमेटिकली बताया। ऑल राइट सर, ऐसा काम करिए जो रब ना करना पड़े। ओके भाई, लेफ्ट साइड कर दिया मैंने इसको शिफ्ट। अब मैं एक पार्टीशन यहां बना रहा हूं और वर्क करूंगा भाई x4 के लिए, फॉर x4, हेडिंग बनी x4। x4 के लिए मुझे y4 × x4 लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अननोन मेरा यहां पर आ रहा है। इसके साथ में इक्वल टू में x × x3 ले सकता हूं मैं, 6 × 60 ले सकता हूं मैं, 4 × 90 ले सकता हूं मैं। सर ये तो समझ में आ रहा है, ये क्यों, क्योंकि x3 की वैल्यू निकल के आ गई है मेरे पास, ये मैं इसलिए ले सकता हूं, ये मेरे लिए अब नॉन वैल्यूज हैं। ऑल राइट, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। तो भाई मैं यही ले रहा हूं, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता आप लोगों के लिए। y1 × x1 ले रहा हूं, y1 है 4, x1 है 90, y1 है 4, x1 है 90। ऑल राइट, y4 है 10, x4 मुझे चाहिए है। तो ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन, देखिएगा कितने आसानी से 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 4 जा 36, जी हाँ 36 डिग्री। x4 आ गया 36। अब बात करते हैं x5 के लिए, अब बात करते हैं भाई x5 के लिए, फॉर x5 के लिए बात कर लेते हैं। x5 के लिए ये लेना बड़ा जरूरी है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 × डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, या फिर फॉर्मेट अपना चेंज ना करो, y5 × x5 इक्वल टू x, ये इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, कुछ भी आप ले लो भाई, तो मैं वही ले रहा हूं, अपना फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहा हूं। y1 × x1, y1 है 4, x1 है 90, y5 है 12, और ये है x5। ऑल राइट, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x5 हो गया 90/3 मतलब 30 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये वाली टेबल एक बार फिर से बनाएंगे।
इस सब के बाद वाला वर्क, ये वाली टेबल आप फिर से बनाएंगे तो ये नहीं आएगा, 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 यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी। ऑल राइट, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, x3 था 45 डिग्री, ये क्या था 45 डिग्री, ये क्या था x4 था 36 डिग्री, और ये क्या था x5 था 30 डिग्री। देयरफॉर करके आप टेबल बनाएंगे और ये टेबल कंप्लीट हो गई है। हमने हेल्प कर दी है किसकी भाई, रहमान की हमने हेल्प कर दी है बहुत अच्छे से। ऑल राइट किड्स, तो पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ये वाली लाइन आप टेबल के बाद भी लिख सकते थे। ऑल राइट, ये लाइन आप टेबल के बाद भी लिख सकते थे। पहले आपने ये लिखा, उसके बाद आपने टेबल बनाई, कौन सी वाली, पिछली वाली। सर पिछली वाली टेबल हमने बनाई नहीं, आपने रब कर दी। चलिए रुको, मैं पहले बैक कर देता हूँ सब, उसके बाद आप पहले वो टेबल बनाइए, उसके बाद वाला वर्क मैं आपको बताऊंगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया वैसे हमारा। चलिए आप पहले इसको नोट करिएगा, मैं साइड हो रहा हूँ, इसको पहले आप नोट करिएगा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। ऑल राइट, हो गया नोट जी सर। चलिए बेटा अब इसको नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। करेक्ट, ये x1 y1 x1 x2 इसके लिए लिखा हुआ है। ऑल राइट, हो गया स्क्रीनशॉट जी हाँ सर। अब आप करेंगे ये वाला वर्क, ये सब मैंने रब किया और टेबल मैंने दोबारा से बना दी, वैल्यूज पुट करिए मैंने x3 x4 x5 की यहां पर। ऑल राइट, ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर, एकदम लेंदी सा बढ़िया सा ये क्वेश्चन था। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑल राइट किड्स, नोट कर लीजिएगा इसको, लास्ट में करना है आपको, दोबारा से टेबल ड्रॉ करनी है वैल्यूज पुट करने के बाद। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं भाई, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके पार्ट्स भी हैं अभी। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। जी हाँ, यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। पहला पार्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यस। क्यों, रीजन, रीजन देते हैं, चलिए रीजन क्या होगा, रीजन होगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4 इक्वल टू x5 y5। ऑल राइट, यह है रीजन। फोर इंटू 90, 6 इंटू 60, 8 इंटू कितना आया था भैया, 8 इंटू 45, 8 इंटू यहां पर आया था 45 राइट, इक्वल टू 10 इंटू 36 इक्वल टू 12 इंटू 30 इक्वल टू 360 डिग्री। सबका प्रोडक्ट 360 डिग्री आ रहा है। ऑल राइट, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो हो गया आंसर यस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया यस पहले वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक हो जाएंगे तो क्या होगा, देखिए भाई सेकंड पार्ट देखिए। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। आप एक्स मान लो या पी मान लो, एक्स आपने बहुत पहले मान लिया है। रिक्वायर्ड एंगल बी पी, हमने माना अगर 15 स्पोक्स हो जाएंगे तो बीच का एंगल पी हो जाएगा। करेक्ट। अब देखिए टेबल कैसे बनेगी। नंबर ऑफ स्पोक्स और नंबर ऑफ स्पोक्स एंड क्या आएगा यहाँ, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। एंगल बिटवीन अ
पेयर ऑफ कंजिकेटिव स्पोक्स। नंबर ऑफ स्पोक्स, भाई नंबर ऑफ स्पोक्स, 4 स्पोक्स के लिए एंगल बिटवीन क्या है भाई, अगर स्पोक 4 हैं तो एंगल है 90, अगर स्पोक 15 होंगे तो एंगल हो गया एक्स, एक्स नहीं पी। ऑल राइट, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए भाई, ये बन गई हमारी टेबल। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई। ये बात समझ में आई क्या? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑल राइट, ये भाई फर्स्ट पार्ट के लिए था, इसको मैं पार्टीशन कर रहा हूं इसका, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है। ये बात समझ में आई? लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी पी। हमने माना एंगल अगर 15 स्पोक्स हैं तो उनके बीच का एंगल पी है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4 स्पोक है तो एंगल बीच का 90 है। बात समझ में आई? और हमने ये पहले ही बता दिया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस टेबल के बाद वाला वर्क क्या होगा भाई, 4 × 90 = 50 × P। ऑल राइट, आप ये वाला वर्क देख लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम है। 4 × 90 = 15 × P। ऑल राइट, 15 कितने पे जाएगा भाई, 90, 15 जाएगा भाई 6 पर, तो P = 24। ऑल राइट, 24 डिग्री एंगल बनेगा, 24 डिग्री एंगल बनेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। कितना आसान सा है क्वेश्चन। कितने भी स्पोक्स हमसे पूछ लो, कितने भी स्पोक्स हमसे पूछ लो, हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, जितने स्पोक्स होंगे उनके बीच का एंगल हमें मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, कितने स्पोक्स होंगे अगर बीच का एंगल 40 होगा तो, कितने स्पोक्स होंगे अगर बीच का एंगल 40 होगा तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स बी x। हम मान लेते हैं स्पोक्स कितने होंगे, थर्ड पार्ट है ये, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स, हमने मान लिया इस बार स्पोक्स x होंगे। अब टेबल देखिए, नंबर ऑफ स्पोक्स, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या लिखा था बॉस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स, कंजिक्यूटिव स्पोक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर 4 स्पोक हैं तो बीच का एंगल 90 है, अगर स्पोक्स, अगर बीच का एंगल 40 डिग्री है तो बताओ स्पोक्स कितने होंगे। तो आप x मान लीजिएगा या फिर भाई आप m मान लीजिएगा, क्योंकि हमने x पहले मान लिए थे बहुत सारे, ये हो गया m। देखिए भाई, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 4 हैं, बीच का एंगल 90 डिग्री, 2 कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर 2 कंजिक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल 40 डिग्री है तो बताओ कितने स्पोक्स होंगे। हमने मान लिया m स्पोक्स होंगे, हमने मान लिया m स्पोक्स होंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन सॉल्व। आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस 4 × 90 = m × 40, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, m = 9। 9 स्पोक्स अगर होंगे तो भाई 40 डिग्री एंगल आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पोक्स 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए पहले आप इसको नोट करिए, इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आ गया है, पहले आप इनको नोट करिएगा, मैं हो रहा हूं भाई साइड में। ऑल राइट, ठीक है, हो गया नोट, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए थर्ड पार्ट को और आप नोट कर लीजिएगा क्विकली। ओके किड्स, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। जी हाँ, एक स्वीट
आपका बॉक्स है उसको डिवाइड कर दिया 24 चिल्ड्रंस के बीच, 24 चिल्ड्रंस में डिवाइड कर दिया उस बॉक्स को, तो भाई 5 स्वीट्स मिली हर एक को। भाई एक बॉक्स था, उसमें बहुत सारी स्वीट्स थी, उस बॉक्स में जितनी भी स्वीट्स थी 24 चिल्ड्रन में इक्वली बांट दिया, तो हर एक को कितनी मिली? 5 स्वीट्स मिली हर एक को। ऑल राइट, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4? अगर चिल्ड्रन 4 कम हो जाए, पहले 25 थे, अगर 4 कम हो जाए, 25 से 4 कम हो जाए, तो हर एक के हिस्से में कितनी आती, हर एक के हिस्से में कितनी आएंगी? ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन। आपसे मैंने कहा है 2 पैरामीटर होंगे, तो यहां पर पैरामीटर हो गए नंबर ऑफ स्वीट्स, एक पैरामीटर नंबर ऑफ स्वीट्स और एक पैरामीटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, करेक्ट। भाई स्वीट्स मान लो 100 स्वीट है, आप मान लो 100 स्वीट है, 25 लोगों में बांट दी, तो हर एक को कितनी मिलेगी? हर एक को मिलेगी भाई 4 स्वीट। अगर हमने 20 लोगों में बांटी तो कितनी मिलेंगी भाई? हर एक को 5 मिलेगी। स्वीट्स तो 100 की 100 ही हैं, स्वीट 100 की 100 ही हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो हर किसी को कम मिल रही है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए तो हर एक को ज्यादा मिल रही है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हर एक का शेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हर एक का शेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो देखिए, नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्वीट्स, number of sweets, number of children. All right, how many children? 24 children. Number of sweets per children, number of sweets per children, हर एक को कितनी स्वीट्स मिल रही है? 24 अगर चिल्ड्रन है तो हर एक को मिल रही है 5 स्वीट, हर एक को मिल रही है 5 स्वीट। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ स्वीट्स पर चिल्ड्रन 5, हर एक को 5 मिल रही है क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 है। बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है अगर हाउ मेनी वुड ईच गेट, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 कम हो जाएं, पहले कितने थे भाई? 24 थे, नॉट 5, 4, पहले 24 थे, अगर 4 कम हो गए तो अब कितने बचे भाई? 20 बचे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 थे तो हर एक को 5 मिल रही है, अब 4 कम हो गए तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बचे 20, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 है तो हर एक को कितनी मिलेगी? हमने मान लिया हर एक को मिलेगी x। बात समझ में आ गई? हर एक को मिलेगी x। तो लेट द रिक्वायर्ड number of sweets, let the required number of sweets per children, let the required number of sweets per children be x। ऑल राइट, हमने मान लिया हर किसी को, हर एक चिल्ड्रन को x मिल रही है। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो, ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो को हमने लिख दिया रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से लैंग्वेज हमें कम लिखनी पड़ी। ऑल राइट, अब देखिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया 5 इंटू 24 इक्वल टू x इंटू 20। रीजन आप क्या देंगे? रीजन आप देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू number of sweets per children, per child। all right, बात समझ में आ रही है? all right स्टूडेंट्स, स्वीट्स पर चाइल्ड सही रहेगा। all right, क्लियर है बिल्कुल? तो बस सॉल्व कर दीजिएगा इसको। 5 इंटू 24 अपॉन 20 इक्वल टू x। 24 और 20 को 4 से कट कर दो भाई, 4
या फिर 5 से कट कर दो, 5 1 5, 5 4 20, ये हो गया स्टूडेंट्स x इक्वल टू 24/4, x इक्वल टू कितना हुआ भाई 6। अगर चिल्ड्रन कम हो गए तो हर किसी का शेयर बढ़ जाएगा। ऑल राइट, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो गए तो शेयर चिल्ड्रन का बढ़ जाएगा। ऑल राइट, तो पहले 5 स्वीट्स मिल रही थी हर चिल्ड्रन को, नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड, और अब x मिल रही है, x की वैल्यू 6, अब 6 मिल रही है क्योंकि चिल्ड्रंस कम हो गए। ऑल राइट स्टूडेंट, चिल्ड्रन कम हो गए, x इक्वल टू 6। ऑल राइट किड्स, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप कर देंगे भाई पार्टीशन, पहले ये करना है फिर आपको ये करना है काम, लास्ट में आप लिख देंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू 6 आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स पर चाइल्ड इक्वल टू 6 आप लिख सकते हो। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, नोट इट डाउन क्विकली किड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक फार्मर के पास इतना खाना है कि वो 20 एनिमल्स को खिला सकता है 6 दिन तक। बात समझ में आई? एक फार्मर के पास इतना खाना है कि वो 20 एनिमल को 6 दिन तक खिला सकता है। एनिमल्स उसके कैटल में हैं। ऑल राइट, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट? खाना कितने दिन चलेगा? इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, अगर उसके कैटल में 10 और एनिमल आ गए तो भाई मैंने आपसे कहा है हर क्वेश्चन में 2 पैरामीटर होंगे। यहां पर है नंबर ऑफ एनिमल्स, एक पैरामीटर नंबर ऑफ एनिमल्स और एक नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट, या फिर नंबर ऑफ डेज लिख दो, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स 20 हैं। अगर नंबर ऑफ एनिमल 20 है तो कितने दिन तक खाना चल रहा है भाई? 6 दिन तक। तो आपको बताना है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर 10 मोर एनिमल्स ऐड। 10 मोर एनिमल ऐड हो गए, अभी 20 थे अब 10 और आ गए, 20 + 10, अब कितने हो गए भाई? 30 एनिमल हो गए। ऑल राइट, 30 एनिमल हो गए स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स 20, तो खाना चला 6 दिन। अगर नंबर ऑफ एनिमल्स 10 और बढ़ गए, मतलब 30 हो गए, लिखा हुआ नहीं है 30 हो गए, यहां लिखा है 10 मोर, तो हमने 10 ऐड कर दिया। और तो खाना कितने दिन चलेगा? हमने माना खाना चलेगा भाई अब x डेज। आप यहां पर क्या लिखोगे भाई? ऊपर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड x, या फिर आप लिख सकते हो फूड, लेट द फूड लास्ट इन x डेज, लास्ट फॉर x डेज, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन भाई सबसे आसान है लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी x। अब ध्यान से देखिए, 20 एनिमल 6 दिन खाना चला, अब एनिमल बढ़ गए, ज्यादा एनिमल खाना खाएंगे, खाना जल्दी खत्म होगा। 20 एनिमल 6 दिन, 30 एनिमल, तो खाना जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ एनिमल बढ़ रहे हैं तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, नंबर ऑफ एनिमल बढ़ रहे हैं तो टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। 20 × 6 इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो प्रोडक्ट इक्वल आता है x × 30। रीजन देना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ एनिमल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोविजन टाइम, या फिर नंबर ऑफ डेज। प्रोविजन टाइम लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो आप, बस आपको क्लियर होना चाहिए मैसेज। ऑल राइट किड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में आ गया इधर। ओके, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कैसे? देखिए ऐसे, 6 1 × 6, एक काम करते हैं ना सर, 0 से 0 काटते हैं, बहुत बढ़िया। 3 1 × 3,
3 to the 6, x equal to 4. All right, how long would the food last? Food last for 4 days. Therefore required करके लिख दो, या फिर food last for 4 days. बात समझ में आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात. आसान सा है क्वेश्चन. टेबल बनाओ, आंसर पाओ. टेबल बनाओ, आंसर पाओ. दैट्स इट. करेक्ट. टेबल बनाओ, आंसर पाओ. आसान सा सिंपल सा है क्वेश्चन. नोट कर लीजिएगा जल्दी से. बस आपको ये देखना होता है कि ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है. एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पर लिखा हुआ नहीं होगा कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है. यहाँ तो आपको पता है कि भाई ये एक्सरसाइज चल रही है 2, इससे पहले सर ने पढ़ाया इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन की क्वेश्चन है. लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है. एक बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट्स इट. इतनी सी बात है. नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स. ऑल राइट किड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 1. हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए पार्ट 1 में. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट. जी हाँ, टोटल 11 क्वेश्चंस है. 5 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं. बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट में हम करेंगे. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज डिपेंड थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर. ओके किड्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय. बट जाना नहीं है कहीं. मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स. मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन. यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस का सारा सब्जेक्ट कोर्सेज बिल्कुल मिल जाते हैं फ्री में. हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड सीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में. और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में. क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर. जैसे कि हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है. वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा. हमारी ऐप सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर देख लीजिएगा. ये है इसका इंटरफेस, कितना शानदार इंटरफेस है. डाउनलोड कर लीजिएगा. और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिल जाएगा आपको. वेबसाइट पर भी सब कुछ मिलेगा, यूट्यूब पर भी सब कुछ मिलेगा. और ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए. करेक्ट. हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है बॉस, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से. सर्च करिएगा और लिंक सेंड कर दीजिएगा अपने जानने वालों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं. हिंदी मीडियम्स के लिए भी खड़ा है मैग्नेट ब्रेन अभी. ओके स्टूडेंट्स, नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर. ग्रैब कर लेंगे आप नोट्स. 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के ई नोट्स, ई बुक्स अवेलेबल है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. मुझे पता है आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. स्टूडेंट्स, आ गया समझ में बात? आई होप आपको बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें. बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हम छाए हुए हैं. हमें फॉलो करिए, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा. इट्स टाइम टू से गुड बाय. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. I will meet you soon in the next class, next part of exercise 2, जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.